ये एनसीईआरटी क्लास 8 हिस्ट्री के चैप्टर 6 पर बनाए गए वीडियो का दूसरा पार्ट है। इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं कि स्टूडेंट के लाइफ पर इंडिया में ब्रिटिश के रूल का क्या प्रभाव पड़ा। अंग्रेज भारतीयों को असभ्य मानते थे और उनका मानना था कि यहाँ के समाज के लोगों को सभ्य बनाना भी उनका कर्तव्य है, और इसलिए कई ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने यहाँ का लैंग्वेज सीखना स्टार्ट कर दिया ताकि यहाँ के कल्चर को अच्छी तरह से समझा जा सके। विलियम जोन्स और हेनरी टॉमस कोलब्रुक, इन दोनों के मन में एंशिएंट इंडियन कल्चर के लिए काफ़ी रिस्पेक्ट था। ये लोग इंडियन लैंग्वेज सीखकर संस्कृत और पर्शियन टेक्स्ट को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे थे। उनके हिसाब से इंडिया को समझने के लिए एंशिएंट टाइम में लिखे गए टेक्स्ट को खोजना और समझना जरूरी था। इनके जैसे और भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे जिनको ओरिएंटलिस्ट कहा जाता है। वे चाहते थे कि एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट के अध्ययन को प्रोत्साहित करने के लिए और संस्कृत और पर्शियन लिटरेचर को पढ़ाने के लिए इंस्टीट्यूशन सेटअप किया जाए, और हिंदू और मुस्लिम्स को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले से ही परिचित हैं। लेकिन कंपनी के और भी ऑफिशियल्स थे जो इन विचारों से सहमत नहीं थे। 19वीं सेंचुरी के शुरुआत से ही बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिशियल्स ओरिएंटलिस्ट का जो शिक्षा को लेकर दृष्टिकोण था उसकी आलोचना करने लगे थे। उनका कहना था कि ईस्ट का जो नॉलेज है, ईस्ट सोसाइटी का जो नॉलेज है, वो एरर्स और अनसाइंटिफिक थॉट से भरा हुआ है। ईस्टर्न लिटरेचर नॉन सीरियस और लाइट हार्टेड है, मतलब अगंभीर है। इसलिए उन्होंने आर्ग्यू किया, दलील दिया कि अरेबिक और संस्कृत लैंग्वेज और लिटरेचर को इनकरेज करने के प्रयास में ब्रिटिश को इतना पैसा नहीं खर्च करना चाहिए। ओरिएंटलिस्ट पर हमला करने वालों में से, अटैक करने वालों में से जेम्स मिल मेन थे, प्रमुख थे। उनका कहना था कि ब्रिटिश को यहाँ के जनता को खुश करने और उनके हार्ट में अपना जगह बनाने के लिए, उनका दिल जीतने के लिए नेटिव्स मतलब जनता की इच्छा के हिसाब से या फिर उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देना चाहिए, और इसलिए इंडियंस को ओरिएंट के यानी कि ईस्ट के पोएट्री और सैक्रेड लिटरेचर पढ़ाने की बजाय उन्हें इस बात से परिचित किया जाना चाहिए कि वेस्ट ने किस तरह के साइंटिफिक और टेक्निकल सफलताएं हासिल कर ली है। 1830s तक आते आते ओरिएंटलिस्ट का और ज़्यादा विरोध होने लगा। उस टाइम पर इनकी आलोचना करने वाले में से एक थॉमस बैबिंगटन मैकेले भी थे। वे इस कंट्री को अनसिविलाइज्ड समझते थे और मानते थे कि यहाँ के समाज को सिविलाइज करने की ज़रूरत है। उनका मानना था कि इंग्लैंड ने जो भी प्रोड्यूस किया है, जो भी डेवलपमेंट किया है, उसकी तुलना ईस्टर्न नॉलेज के किसी भी ब्रांच से नहीं की जा सकती। मैकाले का कहना था कि इंडिया और अरेबिया के पूरे लिटरेचर, पूरे साहित्य एक अच्छे यूरोपियन लाइब्रेरी के एक सेल्फ यानी कि एक खाना में रखे किताब के ही बराबर है। उनका कहना था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को ओरिएंटल लर्निंग को प्रमोट करने के लिए पैसे वेस्ट करना बंद कर देना चाहिए क्योंकि इसका कोई भी प्रैक्टिकल यूज नहीं होने वाला है। उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज सिखाने पर जोर दिया। उनका मानना था कि अगर इंडियंस को इंग्लिश का नॉलेज हो जाएगा तो उन्हें वर्ल्ड के फाइनेस्ट लिटरेचर मतलब दुनिया के श्रेष्ठतम साहित्य को पढ़ने का मौका मिलेगा, और वेस्टर्न साइंस और फिलॉसफी में जो भी डेवलपमेंट हुआ है उनसे वे परिचित हो पाएंगे, और इस तरह से अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सिविलाइज बनाने, उनका टेस्ट यानी कि उनकी रुचियों, वैल्यूज, मूल्यों और कल्चर को बदलने का रास्ता हो सकता है। मैकाले के द्वारा ये जो एक्सप्लेनेशन सब दिया गया था उसको फॉलो करते हुए इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 को इंट्रोड्यूस किया गया।
और ये डिसीजन लिया गया कि हायर एजुकेशन के लिए इंग्लिश को मीडियम बनाया जाए और ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस जैसे कलकत्ता मदरसा और बनारस संस्कृत कॉलेज इस सब को प्रमोट करना बंद कर दिया जाए। अब स्कूलों के लिए भी इंग्लिश टेक्स्ट बुक प्रोड्यूस किए जाने लगे। यहाँ पर सोर्स 1 दिया गया है, लैंग्वेज ऑफ द वाइज। इंग्लिश पढ़ाने की ज़रूरत पर जोर देते हुए मैकॉले ने कहा था कि सभी पार्टीज इस बात पर सहमत दिखाई देते हैं कि इंडिया का जो नेटिव लैंग्वेज है उसमें ना तो लिटरेरी और ना ही साइंटिफिक इंफॉर्मेशन होता है और वो इतनी पुअर और रूड लगती है कि अगर किसी और सोर्स से उसको समृद्ध ना बनाया जाए तो किसी भी वैल्यूएबल वर्क का उसमें ट्रांसलेट भी नहीं किया जा सकता। अब है एजुकेशन फॉर कॉमर्स। 1854 में लंदन में स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इंडिया में गवर्नर जनरल को एजुकेशनल डिस्पैच भेजा, मतलब एजुकेशन को लेकर एक नोट भेजा और ये नोट चार्ल्स वुड के द्वारा इशू किया गया था जो कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रेसिडेंट थे और तब से इसको वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। इस नोट में इंडिया में लागू की जाने वाली एजुकेशनल पॉलिसी को आउटलाइन करते हुए उसकी रूपरेखा को स्पष्ट करते हुए एक बार फिर से दोहराया गया कि ओरिएंटल नॉलेज के जगह पर यूरोपियन लर्निंग को अपनाने से कितने प्रैक्टिकल बेनिफिट्स होंगे। इस डिस्पैच में, इस नोट में जो प्रैक्टिकल यूजेज का वर्णन किया गया था उसमें से एक इकोनॉमिक क्षेत्र में था। उसके मुताबिक यूरोपियन लर्निंग के द्वारा इंडियंस को ट्रेड और कॉमर्स के एक्सपेंशन से होने वाले लाभों को समझने और कंट्री के रिसोर्सेस के डेवलपमेंट का महत्व समझने में मदद मिलेगा। अगर उन्हें यूरोपियन वेज ऑफ लाइफ यानी कि यूरोपियन जीवन शैली से अवगत कराया जाएगा तो उनके टेस्ट्स यानी कि उनके इंटरेस्ट और डिजायर्स, इच्छाएं भी चेंज होंगी और इंडियंस यूरोप में प्रोड्यूस की जाने वाली चीज़ों की प्रशंसा करना, उसे खरीदना स्टार्ट कर देंगे, जिससे ब्रिटिश गुड्स का डिमांड बढ़ जाएगा। वुड्स डिस्पैच में यह भी तर्क दिया गया था कि यूरोपियन लर्निंग से इंडियंस के मोरल कैरेक्टर में भी इम्प्रूवमेंट आएगा, सुधार आएगा। इससे वो ज़्यादा ट्रूथफुल और ऑनेस्ट बनेंगे यानी कि विश्वसनीय और ईमानदार बनेंगे और इस तरह से कंपनी को वैसे सिविल सर्वेंट्स मिलेंगे जिन पर विश्वास किया जा सकता है और निर्भर रहा जा सकता है। वुड्स डिस्पैच के मुताबिक ईस्ट का जो लिटरेचर था वो केवल त्रुटियों से ही नहीं भरा हुआ था, बल्कि यह लोगों में ना तो काम के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी और कमिटमेंट यानी कि समर्पण का भाव पैदा कर सकता है और ना ही एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो स्किल की ज़रूरत होती है उसे भी पैदा नहीं कर सकता। 1854 के डिस्पैच के बाद, वुड्स डिस्पैच के बाद अंग्रेज़ों के द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा बहुत सारे मेजर्स इंट्रोड्यूस किए गए, बहुत सारे कदम उठाए गए। एजुकेशन के रिगार्डिंग सारे मैटर पर कंट्रोल करने के लिए एजुकेशनल डिपार्टमेंट का गठन किया गया। यूनिवर्सिटी एजुकेशनल सिस्टम को भी इस्टेब्लिश करने के लिए कदम उठाए गए। 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे तब कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में यूनिवर्सिटीज़ को इस्टेब्लिश किया जा रहा था। स्कूल के एजुकेशन सिस्टम में भी चेंज लाने का प्रयास किया गया। यहाँ पर सोर्स 2 दिया गया है, एन आर्गुमेंट फॉर यूरोपियन नॉलेज। 1854 का जो वुड्स डिस्पैच था उसमें ओरिएंटल लर्निंग का जो अपोज करने वाले लोग थे, ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, उनकी विजय का संकेत था। इसमें कहा गया था कि हमें जोर देकर यह बात कहनी चाहिए कि इंडिया में हम जिस एजुकेशन का प्रसार करना चाहते हैं उस एजुकेशन का लक्ष्य यूरोप के आर्ट्स, सर्विसेज, फिलॉसफी और लिटरेचर यानी कि
यूरोपियन नॉलेज का प्रसार करना है। यहाँ पर 19th सेंचुरी के बॉम्बे यूनिवर्सिटी को दिखाया गया इस फिगर में। नेक्स्ट है द डिमांड फॉर मोरल एजुकेशन। इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे।